तो ये एलएचबी का दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था पार्ट फर्स्ट, जिसमें एलएचबी के सारे सवाल जवाब लिए गए थे। उसके पहले मैंने आईसीएफ के ऊपर भी बहुत शानदार वीडियो बनाया है, उसके भी 4-5 वीडियो बनाए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, सारे आईसीएफ के सवाल उसमें कवर किए गए। तो यहाँ पहला सवाल लेते हैं आज का। व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइडेड याव डैम्पर? याव डैम्पर देने का पर्पस क्या होता है? रोलिंग मोशन को कम करने के लिए होता है, कोच के झोंक को लगने से कम करने के लिए होता है, या फिर जो राइडिंग इंडेक्स होता है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए दिया जाता है, या फिर ये सारे ऑप्शन सही हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि रोलिंग मोशन को कम करने के लिए याव डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है। याव डैम्पर जो होता है वो बॉगी और बॉडी के बीच में लगा होता है, और एक कोच में टोटल 4 की संख्या में याव डैम्पर होते हैं। और अगर एक ट्रॉली या फिर एक बॉगी की बात की जाए तो एक बॉगी में 2 की संख्या में याव डैम्पर लगे होते हैं, और एक पूरे कोच में 4 की संख्या में याव डैम्पर लगे होते हैं। कई बार ये भी सवाल आता है कि याव डैम्पर कहाँ लगा होता है, तो याव डैम्पर बॉगी बॉडी और यहाँ पे बॉडी के बीच में लगा होता है। बॉगी और बॉडी के बीच में लगे हुए डैम्पर को याव डैम्पर कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ 42 आ गया। हाउ मच शेलिंग ऑन ए व्हील कैन बी अलाउड? पहिए पे शेलिंग, कितने शेलिंग की अनुमति दी जा सकती है, दी जाती है? तो ये 40 mm होता है, 40 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 40 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 43। इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड द ट्रैक्शन लिंक, अगर ट्रैक्शन लिंक का साइलेंट ब्लॉक एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या होता है? उसको बदलने की आवश्यकता होती है, बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर उसको एक ट्रिप के लिए अलाउ कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर जो हमारा साइलेंट ब्लॉक है और ट्रैक्शन लिंक का साइलेंट ब्लॉक एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो मस्ट बी रिप्लेस्ड, उसे बिल्कुल बदला जाना चाहिए, बदलने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 44। वाई ओनली वन लेटरल डैम्पर इज प्रोवाइडेड ऑन ईच बोगी? हर बोगी में सिर्फ एक लेटरल डैम्पर क्यों दिया गया है? उसका कारण क्या है, क्यों एक ही दिया गया है, 2 क्यों नहीं दिया गया, या एक से अधिक क्यों नहीं दिया गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कोच की कुल लागत को कम करने के लिए, दूसरा है कोच के कुल भार को कम करने के लिए, एक और लेटरल डैम्पिंग में सुधार लाने के लिए, और तीसरा है यह दोनों ओर के लेटरल संरचना को नियंत्रित कर सकता है, यानी कि लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो राइट आंसर होगा डी, यह दोनों ओर के लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो जब एक ही डैम्पर से दोनों तरफ के लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर एक से अधिक लेटरल डैम्पर देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह दोनों ओर के लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। अब अगर हम एक कोच की बात करें तो एक कोच में टोटल 2 लेटरल डैम्पर होते हैं, यानी कि हर बोगी में एक लेटरल डैम्पर लगाया जाता है। तो सवाल कई बार ये भी आता है कि लेटरल डैम्पर की संख्या कितनी होती है? एक कोच के लिए पूछा जाएगा तो 2, और एक बॉगी के लिए पूछा जाएगा तो 1 लेटरल डैम्पर की संख्या होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45। हाउ मेनी अंडरस्लंग वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड ऑन ACCN कोचेस? ACCN कोच के अंदर जो अंडरस्लैंग वाटर टैंक लगा होता है उनकी संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3, टोटल 3 की संख्या में होते हैं। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 46। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्लंग वाटर टैंक प्रोवाइडेड ऑन WLRRM? WLRRM के अंडरस्लैंग में लगे हुए टैंक की क्षमता कितनी होती है, उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो 450 लीटर होती है, 450 लीटर, 450। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 450 लीटर। सवाल नंबर 47। इफ द प्राइमरी स्प्रिंग ऑफ एन एक्सल बॉक्स इज वीक इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। अगर प्राइमरी जो हमारा सस्पेंशन है उसका एक्सल बॉक्स का जो प्राइमरी स्प्रिंग है अगर वो कमजोर हो जाए तो कैसे पहचाना जाएगा? हम कैसे पता करेंगे कि एक्सल बॉक्स का प्राइमरी स्प्रिंग जो है वो वीक हो गया, कमजोर हो गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल आर्म व बॉगी फ्रेम के बीच की दूरी को नाप के हम पता कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल आर्म बॉटम और बॉगी फ्रेम के जो बीच की दूरी है उसको माप के हम पता कर सकते हैं। तीसरा है प्राइमरी डैम्पर के डिफ्लेक्शन को नाप के हम पता कर सकते हैं कि स्प्रिंग कमजोर है कि नहीं है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है कंट्रोल आर्म लग और सेफ्टी पिन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम नाप के ये पता कर सकते हैं कि प्राइमरी स्प्रिंग कमजोर हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि प्राइमरी डैम्पर के डिफ्लेक्शन को नाप के हम पता कर सकते हैं
कि हमारा स्प्रिंग वीक है, कमज़ोर है या नहीं है। और अगर वीक हो गया, कमज़ोर हो गया तो हमको स्प्रिंग चेंज करना पड़ता है, और अगर सही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए सवाल नंबर 48, इफ द डंप वाल्व कंटिन्यूअस वेंटिंग द रीजन में भी, अगर डंप वाल्व कंटिन्यू वेंटिंग कर रहा है तो उसका कारण क्या है? क्या डंप वाल्व खराब हो गया है, या फिर डंप वाल्व की बिजली सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है, या फिर डंप वाल्व एक्चुएटिंग स्थिति में फंस गया है, या फिर डब्ल्यूएसपी खराब है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डब्ल्यूएसपी खराब है। डब्ल्यूएसपी इज डिफेक्टिव। डब्ल्यूएसपी के खराब होने से डंप वाल्व लगातार वेंटिंग करता रहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 49, इफ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल इज सेम एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग इज अप्लाइड द डंप वाल्व, अगर सारे एक्सल की गति एक समान है और उसमें अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाता है तो डंप वाल्व क्या करेगा? काम नहीं करेगा? निश्चित रूप से काम करेगा। केवल एक ही काम करेगा? काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, निश्चित रूप से काम करेंगे। सारे डंप वाल्व निश्चित रूप से काम करेंगे, क्योंकि डंप वाल्व का काम ही है ब्रेकिंग के दौरान जो ब्रेक प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, तो डीबी डंप वाल्व के थ्रू ही और यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर को भेजता है। तो ब्रेकिंग के दौरान डंप वाल्व काम करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 50, इफ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स इज डिफरेंट इन ए कोच ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रेकिंग द डंप वाल्व्स विल रिस्पॉन्ड, यानी कि यदि इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है और जितने भी एक्सल हैं उन सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तब डंप वाल्व काम करेगा या नहीं करेगा, या कैसे काम करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूरे रेक में काम करेगा, कोच के सभी डंप वाल्व काम करेंगे, कोच के विशेष डंप वाल्व काम करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कोच के सभी डंप वाल्व काम करेंगे। चलिए सवाल नंबर 51, द ब्रेक पैड शुड बी ऑफ सेम थिकनेस ऑन, जो ब्रेक पैड होते हैं एक समान मोटाई के होने चाहिए। कैसे, कहाँ पे? एक पहिए के सेट के दोनों कैलिपर पे, या फिर ट्रॉली के सभी कैलिपर पे, या प्रत्येक कैलिपर पे, या दोनों ट्रॉली के सभी कैलिपर पे? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, दोनों ट्रॉली के सभी कैलिपर पे। दोनों ट्रॉली के सभी कैलिपर पे जो ब्रेक पैड होते हैं एक समान मोटाई के होने चाहिए। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 52 देख लेते हैं, इफ द ड्रेन कॉक ऑफ 125 लीटर रिजर्वायर गेट ओपन टू और ब्रोकन, अगर 125 लीटर रिजर्वायर का जो कॉक है वो खुला रह जाए या फिर टूट जाए तो क्या होगा? पूरे रेक के ब्रेक फेल हो जाएंगे। 75 लीटर रिजर्वायर का जो एयर प्रेशर वो निकल जाएगा। 75 लीटर रिजर्वायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे अगर 125 लीटर रिजर्वायर है, उसका एंगल कॉक, उसका कॉक खुल जाए या फिर टूट जाए तो पूरे रेक के ब्रेक पे प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पूरे रेक के ब्रेक फेल हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 53, द एनआरबी इज प्रोवाइडेड इन, एनआरबी कहाँ पे दिया जाता है? बीसी लाइन में दिया जाता है, बीपी लाइन में दिया जाता है, एफपी लाइन में दिया जाता है, या फिर सभी जगह पे दिया जाता है? तो जो हमारा एनआरबी है वो एफपी लाइन में दिया जाता है। देखिए जो हमारा ये रेजर वायर है ना, ये हमारा रेजर वायर है और ये एफपी से कनेक्टेड होता है। ये ऊपर हमारा ये एफपी का पाइपलाइन है, एफपी का पाइपलाइन है, और यहाँ से एक ब्रांच पाइप निकल के आता है जो कि हमारे एआर को भरता है, एआर में प्रेशर डालने के लिए रहता है। और इसी पाइपलाइन में एआर के ठीक पहले यहाँ पे होता है हमारा एनआरबी। ये हमारा एनआरबी यहाँ पे लगा होता है, और इसके बाद यहाँ पे डर्ट कलेक्टर लगा होता है। ये डर्ट कलेक्टर होता है, डीसी जिसको हम कहते हैं डर्ट कलेक्टर, और यहाँ पे एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है जिससे हम इस पूरे सेटअप को आइसोलेट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो एनआरबी कभी भी एफपी पाइपलाइन में लगा होता है, बीपी में नहीं होता है। और एनआरबी का काम होता है एयर प्रेशर को एक तरफ जाने देना, जबकि दूसरी तरफ वापस नहीं आने देना। तो यहाँ पे एनआरबी लगाया जाता है जो एयर टैंक में प्रेशर को जाने तो देता है, लेकिन एयर टैंक के प्रेशर को वापस एफपी के पाइपलाइन में आने नहीं देता है। इसलिए यहाँ पे एनआरबी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इफ एनआरबी ऑफ एफपी लाइन इज डिफेक्टिव, अगर यहाँ पे एनआरबी डिफेक्ट हो जाता है, एनआरबी डिफेक्टिव हो जाता है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा? एफपी लाइन का एनआरबी अगर खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? बीपी और एफपी ड्रेन होंगे, दूसरा 125 लीटर रिजर्वायर ड्रेन होगा, तीसरा 75 लीटर का जो रिजर्वायर ड्रेन होगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बीपी और एफपी दोनों ड्रेन होंगे, क्योंकि नहीं, एनआरबी खराब हुआ है तो बीपी यहाँ पे एफपी ड्रेन नहीं होगा। जो एनआरबी खराब हुआ है तो एफपी
ड्रेन नहीं होगा, एआर का प्रेशर ड्रॉप होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 125 लीटर का जो रिजर्वायर है वो ड्रेन होगा। अगर एनआरबी खराब हो गया और एफपी की सप्लाई बंद हो गई तो एआर का प्रेशर ड्रॉप होगा। एआर का प्रेशर यानी 125 लीटर का जो रिजर्वायर है, 125 लीटर का जो ये एआर है, इसका प्रेशर ड्रॉप होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, आंसर होगा। ओनली 125 लीटर रिजर्वायर विल ड्रेन। सवाल नंबर 55। इफ वन साइड योर डैम्पर इज लीकी, अगर एक तरफ का योर डैम्पर लीक हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा कोच के ऊपर? जो कोच का राइडिंग क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा, या फिर कोच टिल्ट हो सकता है, झुक सकता है, या फिर सेकेंडरी स्प्रिंग टूट सकता है, या फिर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर योर डैम्पर एक तरफ का खराब हो गया, लीक हो गया एक तरफ का, तो कोच झुक सकता है, टिल्ट हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोच एक तरफ झुक सकता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 56। इफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टिव इट विल इफेक्ट, अगर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए। सेकेंडरी सस्पेंशन इंडेक्स की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, राइडिंग इंडेक्स की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर स्प्रिंग टूट सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त ऑल ऑफ एबव, जो भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑल ऑफ एबव सारे हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर टूट जाएगा तो सेकेंडरी सस्पेंशन इंडेक्स की गुणवत्ता पे भी प्रभाव पड़ेगा, राइडिंग इंडेक्स की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा, और स्प्रिंग भी टूट सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ होना चाहिए उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त सभी होना चाहिए, उपरोक्त सभी, सारे सारे ये ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इंग्लिश में देखें तो एनी ऑफ एबव, उपरोक्त इनमें से कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ एबव। ठीक है। सवाल नंबर 57। इफ सेकेंडरी लेटरल डैम्पर गॉट डिफेक्टिव इट विल इफेक्ट ऑन, अगर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर खराब हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्व जो हमारा कर्व नेगोशिएशन होता है वहां प्रभाव पड़ेगा, या फिर कोच के जो लैटरल संचालन है, मूवमेंट है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर सेंटर पिवट सस्पेंशन पे प्रभाव पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। इस किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर खराब होने पे। तो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर खराब होने से सेंट्रल पिवट सस्पेंशन पे प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सेंट्रल पिवट सस्पेंशन। चलिए सवाल नंबर 58। द ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बॉगी एंड बॉडी इज ट्रांसफर्ड थ्रू, बॉगी और बॉडी के बीच ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स स्थानांतरण होता है किसके माध्यम से? ब्रेकिंग फोर्स और ट्रैक्शन फोर्स किसके माध्यम से बॉगी और बॉडी के बीच में यहाँ पे ट्रांसफर होता है? चार ऑप्शन है, एंटी रोल बार, रॉकर डिवाइस, योर डैम्पर, या फिर आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रॉकर डिवाइस। रॉकर डिवाइस के थ्रू बॉगी और बॉडी के बीच में ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स का स्थानांतरण होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 59। व्हाट विल हैपन इफ नो सेकेंडरी सस्पेंशन प्रोवाइडेड, अगर सेकेंडरी सस्पेंशन नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे राइडिंग क्वालिटी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर वर्टिकल शॉक बढ़ जाएगा, या फिर पुर्जों की टूट फूट में वृद्धि हो जाएगी, ऑल ऑफ एबव ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आंसर में ऑप्शन डी सही होगा। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है राइडिंग क्वालिटी में काफी फर्क पड़ेगा। वर्टिकल शॉक जो होते हैं, ऊपर नीचे के जो झटके होते हैं वो काफी बढ़ जाएंगे। इसके वजह से, झटके बढ़ने की वजह से पुर्जों की जो पार्ट्स हैं वो टूटने फूटने लगेंगे। तो इसलिए सारे ऑप्शन सही होंगे, सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए सवाल नंबर 60। ईच फिएट बॉगी यूज, हर फिएट बॉगी में यूज होता है। अब यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, 2 सेकेंडरी वर्टिकल, 2 सेकेंडरी लैटरल तथा 2 योर डैम्पर। 4 वर्टिकल डैम्पर, 2 सेकेंडरी वर्टिकल, 1 सेकेंडरी लैटरल तथा 2 योर डैम्पर। या फिर तीसरा ऑप्शन जो दिया है, 4 प्राइमरी वर्टिकल, 4 सेकेंडरी वर्टिकल, 2 सेकेंडरी लैटरल तथा 4 योर डैम्पर। और जो आखिरी हमारा ऑप्शन है उसमें 2 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, 2 सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, 2 सेकेंडरी लैटरल तथा 4 योर डैम्पर। तो देखिए जो इतना सारा यहाँ लिखा हुआ है इसका आंसर आपको पता है, लेकिन ये इस तरह से लिखा है तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, फिएट बॉगी में लगने वाले डैम्पर की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले तो आप ये जोड़ दो कि फिएट बॉगी में टोटल कितने डैम्पर लगते हैं। तो फिएट बॉगी में टोटल 9 डैम्पर लगते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि किसका जोड़ 9 आता है यहाँ पे। अब पहला देखेंगे तो 3 3 6 6 2 8
8 और 2 10 हो जाता है। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें लिख देते हैं, ये 10 डैम्पर इसमें दिया गया है। दूसरे में देखें तो 4 6 एक 7 और 2 9, इसमें आ जाता है 9 डैम्पर। तीसरा देखें तो 4 4 8 2 10 और 4 14, यहाँ टोटल 14 डैम्पर हो गए। यहाँ देखें तो 2 4 6 और 4 10, यहाँ पे 10। तो देखिए ऑप्शन में हमने देखा तो ये पहले में 10 डैम्पर दिया है, दूसरे में 9, तीसरे में 14 और चौथे में 10। जबकि हमारे एक बॉगी में, एक एलएचबी के एक फीएट बॉगी में टोटल कितने डैम्पर होते हैं? हमारा जो ये प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, यानी जो व्हील के पास होता है, तो एक डैम्पर यहाँ होता है, एक डैम्पर चारों व्हील डिस्क पे एक एक डैम्पर होते हैं। उसके अलावा वर्टिकल डैम्पर होता है जो हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन बॉलिस्टर के पास होता है, दोनों तरफ यहाँ पे एक एक होता है। उसके बाद योर डैम्पर होता है, ये हमारा योर डैम्पर हो गया, मान लो कुछ इस तरह से योर डैम्पर, और एक बीच में हमारा लेटरल डैम्पर हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यानी 4 वर्टिकल डैम्पर, 2 सेकेंडरी वर्टिकल, 1 सेकेंडरी लेटरल और 2 योर डैम्पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ट्रिकी सवाल घुमा के पूछा है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ऐसे सवाल के जवाब आप दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग सिस्टम, ये एलएचबी के जो भी सवाल इसमें लिए गए हैं सारे एलएचबी के सवाल हैं। ये दूसरा पार्ट है और यहाँ पे हम ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर देखेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम का हमारा पहला सवाल है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ एलएचबी कोच फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 160 kmph। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पे एलएचबी कोच का ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होता है? यानी कि अगर कोई कोच 160 kmph की स्पीड से चल रही है और उसमें ब्रेक लगाया जाए तो कितने दूरी में वो गाड़ी रुक जाएगी? और ये होता है 1200 mm, 1200 मीटर, सॉरी एमएम बोल रहा हूँ, 1200 मीटर। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1200 मीटर इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाता है। सवाल नंबर 2, टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट। ब्रेक कैलिपर का जो माउंटिंग बोल्ट है उसका टॉर्क वैल्यू कितना है, कितने के टॉर्क में उसको टाइट किया जाता है? तो 170 न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 170 न्यूटन मीटर। सवाल नंबर 3, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है, या फिर ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है, या फिर डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम है ट्विन पाइप के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम है जो कि ट्विन पाइप के साथ होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एआर टैंक। एआर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? तो एआर टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे 200 लीटर की होती है, 200 लीटर, जो कि 125 लीटर प्लस 75 लीटर दो मिला के होते हैं। और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 200 लीटर। सवाल नंबर 5, 125 लीटर एआर टैंक यूज्ड फॉर। 125 लीटर का जो एआर टैंक होता है वो किस इस्तेमाल के लिए होता है, उसका पर्पस क्या होता है इस्तेमाल का? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टॉयलेट पर्पस, ब्रेकिंग पर्पस, स्टैंडी या स्टैंड बाई जो होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 125 लीटर का जो एआर टैंक होता है वो होता है ब्रेकिंग पर्पस के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेकिंग पर्पस। और जरूरत पड़ने से 75 लीटर का इस्तेमाल भी ब्रेकिंग के लिए होता है। चलिए सवाल नंबर 6, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक। सीआर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? तो 6 लीटर होती है, नॉर्मल सा, ये सब लोग को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 6 लीटर। सवाल नंबर 7, बोथ साइज ऑफ मेन बीपी और एफपी पाइप इज। जो बीपी और एफपी का मेन पाइप होता है उसका बोथ साइज क्या होता है? तो होता है 25 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 25 mm। चलिए सवाल नंबर 8, डायमीटर ऑफ बीसी लाइन ब्रांच पाइप इज। बीसी लाइन का जो ब्रांच पाइप होता है उसका डाया कितना होता है? वो 18 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 18 mm। जो बीसी लाइन का ब्रांच पाइप होता है, यानी ब्रेक सिलेंडर का जो ब्रांच पाइप होता है उसका डाया पूछा गया है यहाँ पे, वो 18 मिलीमीटर होता है। सवाल नंबर 9, डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप इज। जो ब्रेक इंडिकेटर का पाइप दिया होता है उसका डाया कितना होता है? और उसका डाया होता है 10 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 10 mm। चलिए सवाल नंबर आगे देख लेते हैं 10,
सवाल नंबर 10, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो रेड द ब्रेक विल बी। अगर ब्रेक इंडिकेटर रेड शो कर रहा है तो ब्रेक क्या होगा? रिलीज होगा, लगा होगा, या फिर ब्रेक इंडिकेटर खराब माना जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लगा यानी अप्लाइड होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर ब्रेक इंडिकेटर लाल है तो इसका मतलब ब्रेक लगा हुआ है। सवाल नंबर 11, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन द ब्रेक विल बी। अगर ब्रेक इंडिकेटर हरा दिख रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब ब्रेक रिलीज होता है, ब्रेक लगा नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ब्रेक इंडिकेटर लगा इसलिए होता है क्योंकि हम बाहर से ही देख सकें कि कोच में ब्रेक अप्लाई हुआ है, ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है। अगर ब्रेक इंडिकेटर लाल है इसका मतलब ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन है इसका मतलब ब्रेक रिलीज है, ब्रेक नहीं लगा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, ब्रेक एक्सीलेटर इज ए। ब्रेक एक्सीलेटर क्या होता है? ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस होता है, या फिर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। ए और बी दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो ब्रेक एक्सीलेटर जो है एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है जो कि हर कोच में इसकी संख्या एक होती है। हर कोच में ब्रेक एक्सीलेटर की संख्या एक होती है। मैंने इसको पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। और जो ये ब्रेक एक्सीलेटर है ये एक साथ पूरे कोच के बीपी के प्रेशर को एक साथ ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से एक साथ पूरे कोच में ब्रेक लगता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर इज। ब्रेक एक्सीलेटर लगाने का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? तो रेक के प्रत्येक कोच में आपात ब्रेक लगाना, या फिर रेक के प्रत्येक कोच में एक समान ब्रेक लगाना, रेक के प्रत्येक कोच में आंशिक ब्रेक लगाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रेक के प्रत्येक कोच में आपात ब्रेक लगाना, इमरजेंसी ब्रेक लगाना। चलिए सवाल नंबर 14, ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट डूरिंग। ब्रेक एक्सीलेटर कब एक्चुएट करता है? तो प्रत्येक सर्विस एप्लीकेशन में, आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी चीज है, ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा एक्चुएट होता है यानी एक्टिवेट होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा ये एक्चुएट होता है। सवाल नंबर 15, मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर इज। ब्रेक एक्सीलेटर को चलने के लिए मिनिमम प्रेशर की रिक्वायर्ड कितनी होती है? ब्रेक एक्सीलेटर को एक्चुएट करने के लिए मिनिमम ब्रेक प्रेशर कितनी चाहिए होती है? तो वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 16, ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप्स वेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर रीच टू। ब्रेक जो बीपी का प्रेशर कहाँ तक पहुंच जाता है? तो ब्रेक एक्सीलेटर वेंटिंग को रोक देता है, यानी कि बीपी को, प्रेशर को गिरने से रोक देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2.5 से 1.5 किलोग्राम जब ब्रेक प्रेशर पहुंच जाता है, बीपी का प्रेशर पहुंच जाता है, तो जो ब्रेक एक्सीलेटर है ये डीएक्टिवेट हो जाता है, समझ लीजिए, या फिर वेंटिंग रोक देता है, यानी कि ब्रेक एक्सीलेटर जो बीपी के प्रेशर को अपने द्वारा निकाल रहा था उसको निकालना बंद कर देता है, और इस तरह से फिर ब्रेक रिलीजिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सवाल नंबर 17, ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू। ब्रेक एक्सीलेटर किसके साथ कनेक्ट होता है? क्या एफपी पाइप से होता है, बीपी पाइप से होता है, बीसी से होता है, या फिर ए और बी दोनों से होता है? तो ब्रेक एक्सीलेटर हमेशा बीपी पाइप से कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका काम है इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान बीपी के प्रेशर को ड्रॉप कराना, इसलिए ये बीपी लाइन से ही कनेक्टेड होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक कोच में ब्रेक एक्सीलेटर की संख्या एक होती है। हर कोच में एक की संख्या में ब्रेक एक्सीलेटर लगा होता है। सवाल नंबर 18, फुल फॉर्म ऑफ एएसडी। एएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी स्लिप डिवाइस, एंटी स्लिप डिवाइस, या फिर बोथ ए और बी और नन ऑफ दिस। तो पहला एंटी स्लिप डिवाइस यानी सोने वाला डिवाइस है, सोना नींद वाला है, तो ये तो हो नहीं सकता। एंटी स्लिप डिवाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एंटी स्लिप डिवाइस यानी कि फिसलने से बचाने वाला डिवाइस, एंटी स्लिप डिवाइस। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम। एंटी स्किड सिस्टम का पर्पस क्या है, क्यों दिया गया है? पहियों को स्किड होने से बचाने के लिए, सभी पहियों की गति एक समान बनाए रखने के लिए, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, यानी कि जो एंटी स्किड सिस्टम है वो पहियों को स्किड होने से, घसीटने से बचाता है। उसके अलावा सभी पहियों की गति एक समान बनाए रखने के काम भी ये करता है ब्रेकिंग के दौरान, या फिर ब्रेक जब लगाते हैं उस दौरान। सवाल नंबर 20, एंटी स्किड डिवाइस गेट पावर सप्लाई ऑन। जो एंटी स्किड डिवाइस होता है वो कितने पावर सप्लाई पे ऑन होता है, कितने पावर सप्लाई पे वो चालू होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 21, एंटी स्किड डिवाइस गेट पावर सप्लाई ऑफ। एंटी जो स्किड डिवाइस है उसका पावर सप्लाई कब बंद होता है, कितने प्रेशर पे उसका पावर सप्लाई बंद होता है? तो जब प्रेशर 1.3 प्लस माइनस 0.2 होता है तो ये बंद हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये ऑटोमेटिक है, एयर प्रेशर के द्वारा ऑन होता है और एयर प्रेशर के द्वारा ये ऑन ऑफ होता है। सवाल नंबर 22, एंटी स्किड सिस्टम इज ए। एंटी स्किड सिस्टम क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये एक न्यूमेटिक सिस्टम है, ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम है, या फिर ए और सी दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक और एयर प्रेशर दोनों का इस्तेमाल किया गया है एंटी स्किड सिस्टम के अंदर। सवाल नंबर 23, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर का पर्पस क्या है, क्यों दिया गया होता है? तो यहाँ पे प्रत्येक धुरी यानी एक्सल की परिक्रमाओं की गणना करने के लिए, प्रत्येक एक्सल की गति एक समान बनाए रखने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक धुरी की जो परिक्रमा है उसका गणना करने के लिए, यानी कि हर एक्सल की स्पीड को मेजर करने के लिए यहाँ पे स्पीड सेंसर दिया गया होता है। एक कोच में कितने स्पीड सेंसर होते हैं, ये सवाल भी आता है। तो देखिए, एक कोच में 4 एक्सल होते हैं और हर एक्सल पे स्पीड सेंसर होता है, क्योंकि हमें हर एक्सल की स्पीड की जरूरत होती है जानने की, हर एक्सल की स्पीड को जानने की जरूरत होती है, इसलिए हर एक्सल पे एक सेंसर लगा होता है, स्पीड सेंसर। तो एक कोच में टोटल 4 स्पीड सेंसर लगे होते हैं, और अगर एक बॉगी और या फिर एक ट्रॉली की बात की जाए तो एक बॉगी और एक ट्रॉली में टोटल 2 की संख्या में स्पीड सेंसर लगे होते हैं। चलिए आप सवाल नंबर 24, हाउ मेनी स्पीड सेंसर हैव प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच व्हील। एलएचबी कोच व्हील्स के अंदर कितने स्पीड सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं? हाउ मेनी स्पीड सेंसर हैव बीन प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेस व्हील, यानी कि एक पूरे एलएचबी कोच के व्हील पे कितने स्पीड सेंसर लगे होते हैं? तो इनकी संख्या टोटल 4 होती है। जितने एक्सल होते हैं उतने स्पीड सेंसर लगे होते हैं, और एक कोच में टोटल 4 एक्सल लगे होते हैं, इसलिए टोटल 4 सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 25, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। फोनिक व्हील फॉर FTIL-DV। FTIL-DV का ये सवाल है, यानी कि एक फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में जो गैप होता है कितना होता है? देखिए, फोनिक व्हील जो होता है ना, दांतेदार एक पहिया होता है जिसमें बहुत सारे दांते लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार से दांते लगे होते हैं, और इन्हीं दांतों के सामने यहाँ पे ये लगा होता है स्पीड सेंसर। ये हमारा स्पीड सेंसर है, ये स्पीड सेंसर है, ठीक है, इसका केबल है। अब जो इसके बीच का गैप है, ये दांते और स्पीड सेंसर का जो बीच का गैप है, ये मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये गैप कम हो गया तो भी स्पीड सेंसर सही से डाटा कलेक्ट नहीं करेगा, और अगर ये गैप बढ़ गया तो भी स्पीड सेंसर डाटा कलेक्ट नहीं करेगा या फिर सही से डाटा कलेक्ट नहीं करेगा। तो इसके गैप को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके गैप को फीलर गेज के द्वारा नापा जाता है और सिम डाल के मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1.0 से 2.5 mm के बीच में इस गैप को मेंटेन किया जाता है, और ये अलग अलग कंपनी के लिए ये जो गैप है ये अलग अलग है। तो यहाँ FTIL-DV के लिए है 1.0 से 2.5 mm के बीच का गैप होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 26, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील फॉर KVDV। देखिए, वहां पे FTIL-DV के लिए पूछा गया था, अब यहाँ पे KVDV के लिए पूछा गया है कि KVDV अगर लगा है किसी कोच में तो उस कोच के स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे 0.7 से 1.5 mm होता है इसका। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 0.7 से 1.4 भी होता है कई जगह, और 1.5 mm यहाँ पे दिया गया है, तो 1.5 mm होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इतना गैप होना चाहिए। सवाल नंबर 27, हाउ मेनी प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार। जनरेटर कार के अंदर कितने प्रेशर टैंक प्रोवाइड किए गए होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टोटल 4 की संख्या। चलिए सवाल नंबर 28, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड फॉर पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक के लिए प्रेशर टैंक की क्षमता कितनी होती है? तो 6 लीटर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 लीटर। सवाल नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के लिए जो केबल दिया गया है उसका नाम क्या होता है? तो हैंड ब्रेक केबल उसका नाम होता है, या फिर फ्लेक्स बॉल केबल। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और हैंड ब्रेक केबल को टिक कर देते हैं, लेकिन असल में जो हैंड ब्रेक के लिए केबल दिया गया है उसका नाम होता है फ्लेक्स बॉल केबल। फ्लेक्स बॉल केबल उसका नाम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30,
हाउ मैनी फ्लेक्स केबल्स प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार, जनरेटर कार में कितने फ्लेक्स बॉल केबल यानी कि हैंड ब्रेक केबल प्रोवाइड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो इनकी संख्या 2 होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। टोटल 50 सवाल हो गए। अगले वीडियो में अगले पार्ट में बाकी के ये सारे सवाल लिए जाएंगे, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस बनते हैं इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप पहले से पहले वीडियो देख सके। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।